चलिए तो पेपर डिस्कशन से शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन फर्स्ट है। सेक्शन फर्स्ट में अपने पास 6 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से मतलब सिंगल चॉइस क्वेश्चंस है, केवल एक ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए इसमें सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। 1 में बोला गया है कि ए फुटबॉल ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज केप्ट ऑन ए होल ऑफ रेडियस स्मॉल आर, where small r less than capital R made of a plank kept horizontally. Okay, one end of the plank is now lifted. कि plank के एक end को lift करते हैं so that it's get tilted making an angle theta from the horizontal as shown in the figure. The maximum value of theta so that the football does not start rolling down the plank satisfies. मतलब इस सिचुएशन में हम इस एंगल थीटा को जो है ना वो इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो इस एंगल की मैक्सिमम वैल्यू जिसके लिए ये फुटबॉल जो है ये टॉपल करके इधर नहीं आता है, वो हमें कैलकुलेट करके बतलानी है। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक फुटबॉल है, इसको यहाँ हमने एक होल में फिट कर दिया है और ये जो प्लैंक है ये मूविंग है, इसको अपन मूव करवाते जाते हैं। तो मैक्सिमम एंगल थीटा कब तक ये इस होल में बना रहेगा। तो देखिए इसके यदि मैं बेसिक आइडिया के बारे में बात करूंगा ना, मान लो कि एंगल स्मॉल है, तो इसका जो mg लग रहा होगा ना वो इधर लग रहा होगा इस पे। एंगल स्मॉल है, mg इस साइड में लग रहा होगा, यहां से लगने वाला नॉर्मल इधर लग रहा होगा, यहां से लगने वाला नॉर्मल इधर लग रहा होगा। तो सेंटर के रेस्पेक्ट में कोई भी पॉइंट टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, कोई भी पॉइंट टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो ये टॉपल तो नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे आप एंगल को इंक्रीज करते जाएंगे, मान लीजिए अपन काफी बड़े एंगल पे बात करते हैं, यदि एंगल बड़ा है तो इस पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क जो है वो कुछ ऐसा आएगा। तो इस पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क आ जाएगा जो इसे टॉपल करवा देगा। मतलब बेसिक आइडिया ये है कि एंगल स्मॉल होगा तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में mg इधर से क्रॉस करेगा, एंगल लार्ज होगा तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में mg आगे से क्रॉस करेगा। इसका मतलब लिमिटिंग केस वाला एंगल होगा तो उस केस में mg जो है वो एग्जैक्टली इस वाले पॉइंट से क्रॉस करेगा। ये अपना क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट की बात हुई। अब यहां से यदि मैं बात करूं, देखिए ये डिस्टेंस है मेरे पास स्मॉल आर, यहां से यहां तक की ये वाली, ये डिस्टेंस है मेरे पास कैपिटल आर, ये एंगल है थीटा। तो ये वाला जो एंगल आएगा ये आएगा 90 माइनस थीटा, तो ये वाला जो है ये भी आएगा 90 माइनस थीटा। तो ये वाला जो एंगल आएगा इस ट्रायंगल में ये आएगा थीटा। अच्छा, अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये डिस्टेंस जो है ये स्मॉल आर है, ये डिस्टेंस कैपिटल आर है, ये वाला एंगल थीटा है। तो यहां से जब अपन साइन थीटा की वैल्यू सोल्व करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। ये मैक्सिमम एंगल है जिससे हम ये फुटबॉल जो है रुका हुआ रहेगा। इससे बड़ा एंगल जब होगा तो फुटबॉल जो है वो होल से टॉपल कर जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये भी एक बहुत अच्छा सा बेसिक सा कंसेप्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये लाइट डिस्क मेड ऑफ एल्यूमिनियम, ये डिस्क है वो एल्यूमिनियम की बनी हुई है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, इज केप्ट हॉरिजॉन्टली, इसे हॉरिजॉन्टली रखा हुआ एंड इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर। इस वाली एक्सिस के अबाउट इट कैन रोटेट इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन। ओके, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इज हेल्ड वर्टिकली एट ए पॉइंट अबव द डिस्क। एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को इसके ऊपर, डिस्क के ऊपर हमने रखा हुआ है। ऑन रिवॉल्विंग द मैग्नेट अबाउट द एक्सिस ऑफ द डिस्क विल, मतलब हमने इसे इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना चाहा तो डिस्क जो है वो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी। देखिए बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है कि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करवाते हैं, जब भी मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करवाते हैं तो वहां पर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है और वो कुछ इस टाइप से पोलराइज होता है कि वो उसके जनरेशन के रीजन्स का अपोज कर सकता है। ये लेंज लो, तो यहां से जब हम इस मैग्नेट को मूव करवाएंगे तो फील्ड लाइंस जो है, जैसे मान लीजिए लेट्स सपोज कि जस्ट इसके ऊपर था, तो अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां ज्यादा होंगी और इस वाले रीजन में कम होगी। इफ यू आर मूविंग द मैग्नेट इन दिस डायरेक्शन तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज होंगी और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी। तो द लोअर पार्ट्स, इधर से जिधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज हो रही हैं, दे विल अपोज
और यदि वो अपोज करेंगी तो मैग्नेटिक ये जो डिस्क है इसमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस टाइप से होगा कि उसके जनरेशन के रीजन्स का अपोज करेगा। तो इट विल रोटेट इन द सेम सेंस। यदि ये सेम सेंस में रोटेट करता है तो देखिए बेसिक सी बात कि भाई यदि वो सेम सेंस में रोटेट करेगा, कोशिश करेगा, तो इस पॉइंट के पर्टिकुलरली जिस पॉइंट के ऊपर मैग्नेट था उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात कर लें तो उसके फ्लक्स में चेंज जो होगा वो मिनिमाइज किया जा सकता है तभी जब वो सेम सेंस में रोटेट करे। तो यदि मैं यहां से बात करूं तो रोटेट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट्स मोशन नहीं, रोटेट इन द सेम डायरेक्शन एज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट्स रोटेशन। तो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो सेकेंड वाला जो है आंसर करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 में बोला गया है कि ए स्मॉल रोलर ऑफ डायामीटर 20 सेंटीमीटर हैज एन एक्सल ऑफ डायामीटर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, रोलर का डायामीटर जो है वो 20 सेंटीमीटर है, इसकी जो एक्सल है उसका डायामीटर 10 सेंटीमीटर, जस्ट हाफ है। इट्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर ऑन अ मीटर स्केल, इट्स पोजीशंस हॉरिजॉन्टली ऑन इट्स एक्सिस with one edge of the scale on the top of the axle. The scale is now pushed slowly on the axle so that it moves without slipping on the axle. ठीक है, the roller starts rolling without slipping. After the roller has moved 50 centimeter, the position of the scale will look like. Okay. देखिए सिचुएशन कुछ ऐसी है कि इस वाले केस में हमारे पास ये जो रोलर है ये ग्राउंड पर मूव कर रहा है एक्सल के साथ साथ, और ये मतलब ये प्योर रोलिंग कंडीशन में है। प्योर रोलिंग कंडीशन में होगा तो यदि अपन बात करें यहां से और इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में और इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, मान लो लेट सपोज इस पॉइंट की वेलोसिटी की बात करोगे तो ये तो आएगी 0। यहां की बात करोगे तो यहां से इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्रॉस करेगा, इसकी वेलोसिटी होगी v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। यहां से बात करेंगे, देखिए इसकी रेडियस यहां से यहां तक को मैंने लेट सपोज कि ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, ये वाली रेडियस ये स्मॉल आर है, और स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर बाई 2 के इक्वल है। तो ये भी इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस को यदि मैं देखूं तो ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर दैट इज r बाई 2, तो 3r बाई 2। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी जो मेरे पास निकल के आएगी दैट इज 3v बाई 2। और टॉप पॉइंट की वेलोसिटी की बात करूं, ये कैपिटल आर ये भी कैपिटल आर, तो टॉप पॉइंट की जो वेलोसिटी आएगी वो 2v आएगी। दिस इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग के केस में जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। इस पॉइंट की वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर से, इसकी वेलोसिटी ओमेगा इंटू 3r बाई 2 से, इसकी वेलोसिटी ओमेगा इंटू 2r से। ओके, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी इस पॉइंट की वेलोसिटी की 3/2 टाइम्स है। अब इन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि यदि ये 50 सेंटीमीटर मूव कर जाता है विदाउट स्लिपिंग, द रोलर हैज मूव्ड 50 सेंटीमीटर, यदि ये 50 सेंटीमीटर मूव कर गया तो ऊपर वाला पॉइंट जो है वो कितना मूव करके जाएगा 75। लेकिन विद रेस्पेक्ट टू दिस, इसके रेस्पेक्ट में, रोलर के रेस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी 25। अब यहां से यदि मैं बात करूं तो मेरे को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है तो देखिए ये जो डिस्प्लेसमेंट है यदि ये 75 तक पहुंच गया तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा है वो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितने का आ रहा है 25 सेंटीमीटर का। इस वाले केस में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा है वो आ रहा है 50 सेंटीमीटर का। इस वाले केस में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा है वो आ रहा है 75 सेंटीमीटर का, और इस वाले केस में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा है वो आ रहा है 100 सेंटीमीटर का। यदि ये 50 गया है तो ये 3/2 टाइम्स ये 75 जाएगा। बट रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे दैट विल बी 75 माइनस 50 दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा है वो 25 सेंटीमीटर का सेकंड बी वाले ऑप्शन में करेक्ट आ रहा है। तो थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर बी आएगा। चलिए फोर्थ वाले की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि सर्कुलर कोयल ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड कैपिटल आर टर्न्स हैज नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, ओके, एज शोन इन द स्कीमेटिक फिगर। It's now two ends are connected to two wires and is hanging by both of these wires in a plane being vertical. एक सर्कुलर कोयल है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, इसमें कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स है, नेग्लिजिबल इसका रेजिस्टेंस है।
इसके जो दो एंड हैं उन्हें दो वायर से जोड़ा है और ये वायर एक वर्टिकल प्लेन में इन वायर्स की हेल्प से, ये जो सर्कुलर कोयल है, ये वाला सर्कुलर कोयल इन वायर्स की हेल्प से इस वर्टिकल प्लेन में हैंग कर रहा है। द वायर्स आर कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर विथ चार्ज Q। इन्हें एक कैपेसिटर से कनेक्ट किया गया है जिसपे चार्ज Q है। थ्रू ए स्विच द कोयल इज इन हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पर एक हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B0 अप्लाइड है। ओके, व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, जब स्विच को क्लोज करते हैं कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होता है थ्रू ए कोयल एंड विद अ वेरी शॉर्ट टाइम, एक बहुत छोटे से टाइम में। बाय द टाइम कैपेसिटर डिस्चार्ज फुल्ली, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम गेन्ड बाय द कोयल विल बी। जब ये डिस्चार्ज हुआ कैपेसिटर तो कोयल ने कितना मैग्नेटिक मोमेंट एंगुलर मोमेंटम उसका जो जनरेट हुआ वो बतलाना है, एंगुलर मोमेंटम बतलाना है। देखिए बेसिक आइडिया की बात करते हैं सबसे पहले। जैसे ही स्विच क्लोज होगा चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा मतलब इसमें से करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा मतलब इस पर टॉर्क जनरेट होगा, करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो टॉर्क जनरेट होगा, टॉर्क जनरेट होगा तो इट विल रोटेट, और रोटेशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम जनरेट होगा। ये तो बेसिक आइडिया हुआ। अब अपन क्वेश्चन में बात करें तो देखिए सबसे पहले चार्ज दिया हुआ है Q, एक बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में ये डिस्चार्ज हो गया, लेट सपोज कि वो डेल्टा T टाइम है, तो हमने टॉ इज इक्वल टू DL बाई DT होता है, और शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए वी कैन राइट डेल्टा L इज इक्वल टू टो इंटू डेल्टा T। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एंगुलर इंपल्स टो डेल्टा T। टॉर्क जो होता है, यदि डिस्चार्ज के ड्यूरेशन में इसमें से करंट I फ्लो होती है तो दिस विल बी N I A B साथ में डेल्टा T। टॉर्क की वैल्यू यदि करंट I फ्लो हुई तो N I A B, B इज B नॉट। ओके, एरिया जो है वो पाई R स्क्वायर होगा, नंबर ऑफ टन्स I। यदि कैपेसिटर डेल्टा T टाइम में डिस्चार्ज होता है तो करंट की वैल्यू जो होगी दैट विल बी चार्ज अपॉन टाइम ड्यूरेशन क्यूब बाय डेल्टा T। एरिया इज पाई R स्क्वायर इंटू B नॉट इंटू डेल्टा T। तो जो एंगुलर मोमेंटम अपने पास जनरेट होकर आया दैट इज N पाई N Q B नॉट R स्क्वायर, दैट इज पाई N Q B नॉट R स्क्वायर। तो सेकेंड वाला जो ऑप्शन जा रहा है B ऑप्शन, दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर, फोर्थ के बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर। 5 जो है वो कुछ ऐसा है कि ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास। एक पैरेलल बीम है लाइट की, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास को हिट करती है, हैविंग क्रॉस सेक्शन एज शोन इन द फिगर बिलो। ओके, इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है। इमर्जेंट वेव फ्रंट जो है ना उसके बारे में बतलाना है, फिगर जो स्कीमेटिक एंड स्केल के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। तो यदि मैं इसके अकॉर्डिंग बात करूं, देखिए वेव फ्रंट जो है इट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, उसका पॉइंट है। यहां से जब लाइट इसके साथ स्ट्राइक करेगी तो नॉर्मली इसके साथ स्ट्राइक कर रही है तो ग्लास से तो सीधी की सीधी जाएगी, आगे जाके यहां वाली जो लाइट है वो इस सरफेस से क्रॉस करेगी, और यहां वाली जो लाइट है ये इस सरफेस से जाएगी, नीचे वाली जो लाइट है वो इस सरफेस से जाएगी। अब ये दोनों तो सेम है, इस सरफेस का नेचर अलग है, ऊपर वाली सरफेस का नेचर अलग है। यदि मैं सबसे पहले, देखिए मैं ये डायग्राम के थ्रू शो किया, मैथमेटिकली इस बात को अपन प्रूव भी कर सकते हैं कि ये वाला जो कर्व सरफेस था, अपर और लोअर पार्ट, मिडिल पार्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मिडिल पार्ट वाला इधर हमने दिखाया हुआ है। अपर और लोअर पार्ट में जब लाइट रेज आएंगी तो वो रेयर मीडियम में जाते समय कन्वर्ज होंगी। कैसे? मैथमेटिकली यदि इस बात को कहना चाहिए, देखिए मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और इधर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, जिसको अपन लेट सपोज एयर मान के चलते हैं। यहां पर लाइट रेज इन्फानाइट से आ रही है तो 1/v माइनस म्यू अपॉन माइनस ऑफ इन्फानाइट इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ आर। कर्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाया कि लाइट रेज इन्फानाइट से आ रही है, कर्ड सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है, तो इन्फानाइट से आ रही है तो μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। वैल्यूज पुट कर दी सारी की सारी, ये तो गया जीरो में।
यहां से 1/v इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r, क्योंकि म्यू जनरली ग्रेटर देन 1 ही होता है। तो ये जो डाटा है आपका v जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। जब आप इस वाले केस में सोल्व करेंगे तो इस वाले केस में 1/v माइनस में म्यू अपॉन माइनस इनफाइनाइट, दिस इज 1 माइनस म्यू अपॉन, देखिए इस वाले केस में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा ना इस सरफेस का, दैट विल बी पॉजिटिव। मतलब इस वाले केस में v जो आएगा वो आएगा नेगेटिव। तो यहां से जो लाइट रेज है वो कन्वर्ज होते हुए निकलेंगी और यहां से जो लाइट रेज है वो डाइवर्ज होते हुए निकलेंगी। तो इनका जो वेव फ्रंट होगा वो ऐसा होगा और इनका जो वेव फ्रंट होगा वो ऐसा होगा। तो उसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो जो ए वाला जो ऑप्शन है उसमें करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि यहां से जो वेव फ्रंट निकलेगा वो ऐसा निकलेगा, यहां से वेव फ्रंट ऐसा और यहां से वेव फ्रंट ऐसा। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ए वाला, दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 में बोला गया है कि एन ओपन एंडेड यूट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, कि एक ओपन एंड का यूट्यूब है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है, कंटेन्स वाटर जिसकी डेंसिटी दी हुई है। इनिशियली वाटर लेवल स्टैंड्स एट 0.29 मीटर, 0.29 मीटर बोले तो 29 सेंटीमीटर इन बोथ द बॉटम ऑफ ईच आर्म, फ्रॉम द बॉटम ऑफ ईच आर्म, कि हर एक आर्म में शुरू में दोनों ही साइड में वाटर जो था वो सेम लेवल तक था और दोनों ही आर्म्स में वाटर जो था वो 29 सेंटीमीटर और 29 सेंटीमीटर हाइट पर था। इधर भी 29, इधर भी 29 सेंटीमीटर। ओके, केरोसिन ऑयल एक वाटर इमिसिबल लिक्विड है, केरोसिन ऑयल ऑफ डेंसिटी 800 kg पर मीटर क्यूब इज एडेड टू द लेफ्ट आर्म। इस वाली आर्म में हमने केरोसिन ऑयल छोड़ा तो फिल किया जिसकी लेंथ 0.1 मीटर, बोले तो वी कैन से इट इज 10 सेंटीमीटर as shown in the schematic figure. The ratio of H1 and H2, ratio H1 by H2 of the heights of the liquid in two arms, दोनों आर्म्स में लिक्विड की हाइट का रेशियो बतलाना है। बेसिक कंसेप्ट क्या बोले सर, यदि स्टेशनरी ट्यूब है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग ट्यूब है तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर जो होता है वो सेम होता है। यदि स्टेशनरी ट्यूब है तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग हो, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर सेम प्रेशर होगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट का प्रेशर कितना, इस वाले पॉइंट का प्रेशर P नॉट, इस वाले पॉइंट का प्रेशर भी P नॉट, इस वाले पॉइंट का प्रेशर होगा P नॉट प्लस रो वाटर इंटू जी इंटू में H2, इस वाले पॉइंट का प्रेशर होगा P नॉट प्लस रो कैरोसिन इंटू जी इंटू 0.1 प्लस रो वाटर इंटू जी इंटू में, देखिए मैंने इस वाली हाइट को, मेरे को पता है टोटल कि ये 29, ये 29 तो ये 58 है टोटल। यदि ये H2 है तो ये वाली हाइट जो होगी ये 58, 29 का डबल माइनस H2 होगी, दैट इज रो वाटर इंटू जी इंटू में 58 माइनस H2। दोनों साइड में प्रेशर को मुझे इक्वल पुट करना है, ठीक है। तो रो केरोसिन into 0.1 plus rho water into 58 minus H2 is equals to rho water into H2। तो यहां से इसे जब अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास H2 की वैल्यू जो है वो आती है 33 सेंटीमीटर। यदि H2 33 आया, H1 जो है ये टोटल है, तो H1 हो गया 10 प्लस 58 माइनस 33 दैट इज 35। तो उसके अकॉर्डिंग यदि अपन H1 बाई H2 की बात करें तो रेशियो जो अपने पास आता है दैट इज 35 डिवाइडेड बाई 33। तो बी ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को। सेक्शन फर्स्ट में 6 क्वेश्चंस थे, सारे के सारे सिंगल चॉइस क्वेश्चंस थे। अब सेक्शन सेकंड की बात करते हैं। सेक्शन सेकंड जो है वो मल्टीपल चॉइस पार्ट है, ये इसमें पार्शियल मार्किंग भी है, कंप्लीट मार्क्स को लेकर +3। यदि आपने करेक्ट ऑप्शंस 3 करेक्ट ऑप्शंस टिक किए हैं तो 3 +3 +2 +1 0 और कोई भी एक नेगेटिव गलत ऑप्शन टिक कर दिया देन यू विल गेट -2। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है कि ये पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, कि एक स्मॉल m मास का पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है विद पोटेंशियल एनर्जी V इज इक्वल टू FR, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो V इज इक्वल टू FR से गिवन है, वेयर कैपिटल F इज पॉजिटिव कांस्टेंट
जहां कैपिटल एफ जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है और स्मॉल आर जो है वो ओरिजिन से डिस्टेंस है। ओके, इट्स एनर्जीज आर कैलकुलेटेड यूजिंग द बोर्स मॉडल, और पार्टिकल की एनर्जीज को बोर्स मॉडल से कैलकुलेट किया। बोर्स मॉडल से कैलकुलेट किया मतलब सबसे पहले तो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन वैलिड होगा, mvr = nh/2π। एग्जाम में जो चीज अपने को स्ट्राइक करनी चाहिए। ओके, इफ द रेडियस ऑफ द पार्टिकल्स ऑर्बिट डिनोटेड बाय कैपिटल आर, पार्टिकल की रेडियस जो है सर्किल की वो कैपिटल आर है, इसकी स्पीड और एनर्जीज v और e है। तो nth बोर ऑर्बिट के लिए कौन कौन से डाटा जो है वो सही है। ठीक है, तो दो चीजें हैं बेसिक। देखिए, सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी गिवन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है पोटेंशियल एनर्जी गिवन हो, पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करके फोर्स कैलकुलेट करो, फोर्स के मैग्नीट्यूड को सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r के इक्वल पुट करना है, पहला। दूसरा, बोर्स एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन जो है mvr = nh/2π, उसे वैलिड करना है। तो यदि इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो कैपिटल एफ की वैल्यू आ गई mv²/r। अब देखिए, यहां से रेडियस की वैल्यू आई mv²/f, और ये रेडियस की वैल्यू मैंने यहां रख दी, तो mv इंटू में mv²/f = nh/2π। तो यहां से आपका v³ जो है वो n के प्रोपोर्शनल है, मतलब v जो है वो n⁻⁴ के प्रोपोर्शनल आएगा। अब आप जिस वैल्यू को यदि यहां पुट करेंगे तो देखिए, रेडियस जो है वो v² के प्रोपोर्शनल है और v जो है वो n⁻⁴ के प्रोपोर्शनल है, तो रेडियस जो है वो n⁻⁴ के प्रोपोर्शनल है। एक तो ये, फिर हमें कैलकुलेट करनी है एनर्जी। एनर्जी जो होगी वो दो टाइप की है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। पोटेंशियल एनर्जी तो इन्होंने गिवन है कितनी, Fr। तो टोटल एनर्जी में एक तो पोटेंशियल एनर्जी Fr और एक काइनेटिक एनर्जी 12 mv²। तो यहां से यदि मैं बात करूं, देखिए हमने पूरा सोल्व करके भी रखा है साथ में, आप सॉल्यूशन पोज करके देख सकते हैं प्रॉपरली। फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की है, फिर सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल पुट किया, mvr = nh/2π रखा है, v और r की इक्वेशंस निकाली, फिर एनर्जी कैलकुलेट करनी है, एनर्जी Fr + 12 mv², वैल्यूज पुट कर दिया, दिस कम्स एज 3/2 Fr, और r की वैल्यू पुट कर दो। तो इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शंस आते हैं बी और सी आ रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए। चलिए, तो आगे अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है द फिलामेंट ऑफ ए लाइट बल्ब हैज अ सरफेस एरिया 64 mm²। एक लाइट बल्ब है, उसका सरफेस एरिया 64 mm² है, सरफेस एरिया सॉरी फिलामेंट का। द फिलामेंट कैन बी कंसिडर्ड एज अ ब्लैक बॉडी ऑफ टेम्परेचर 2500 केल्विन। इसे एक ब्लैक बॉडी मानना है जिसका टेम्परेचर 2500 केल्विन है। एमिटिंग रेडिएशंस लाइक ए पॉइंट सोर्स व्हेन व्यूड फ्रॉम फार। यदि इसे दूर से देखते हैं तो इसे हमें एक पॉइंट सोर्स की तरह कंसीडर करना है। ओके, एट नाइट द लाइट बल्ब इज ऑब्जर्व फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। नाइट में इस लाइट बल्ब को 100 मीटर के डिस्टेंस से ऑब्जर्व करते हैं। अज्यूम द पॉपिल ऑफ आई ऑफ द ऑब्जर्वर टू बी सर्कुलर विथ रेडियस ऑफ 3 mm। मतलब पुपिल जो है उसे हमें एक 3 mm रेडियस का सर्किल कंसीडर करना है। ठीक है, और कुछ कांस्टेंट्स की वैल्यू दी हुई है, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, विन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट की। पूछा क्या क्या है, एक तो पावर रेडिएटेड पूछी है, आई में जो पावर एंटर कर रही है उसकी आई में जो पावर एंटर कर रही है ऑब्जर्वर की उसकी वैल्यू पूछी, वेवलेंथ मैक्सिमम इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग पूछी, और एवरेज वेवलेंथ एमिटिंग रेडिएशंस द टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स। इस पर्टिकुलर वेवलेंथ को यदि एवरेज वेवलेंथ माना जाए तो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स जो ऑब्जर्वर की आई में एंटर कर रहे हैं पर सेकंड, उस पर डिस्कशन है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन के बेसिक आइडिया पे कंसंट्रेशन करते हैं कि एक लाइट का पॉइंट सोर्स है, इस पॉइंट सोर्स से लाइट एमिट हो रही है और इसे दूर से देखा जा रहा है, तो इसे पॉइंट सोर्स मान रहे हैं बल्ब को। ये जो लाइट है वो यहां पे एक ह्यूमन है जिसकी आई में एंटर हो रही है, जिसे 3 mm रेडियस का सर्किल कंसीडर करना है। ओके, तो सबसे पहले तो जो पावर है इस सोर्स की पर सेकंड जो एनर्जी एमिट होगी दैट विल बी सिग्मा ए T⁴ सिग्मा इनटू उसका एरिया, एरिया किसका, फिलामेंट का।
इतनी जो एनर्जी इससे एमिट होगी, फर्स्ट तो वो अपन कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू पुट करेंगे, टी राइज टू द पावर 4 की वैल्यू पुट करेंगे। फिर यहां पे जहां पे आई है उस सर्किल पे इंटेंसिटी, उस स्पीयर पे इंटेंसिटी जो होगी वो P अपॉन 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, जहां कैपिटल R ये डिस्टेंस है और हमारे क्वेश्चन में ये 100 मीटर है। और ह्यूमन आई में जो पावर एंटर कर रहा होगा, जो इनपुट होगा ह्यूमन आई में, दैट विल बी इंटेंसिटी इनटू में इस वाले पार्ट पर ह्यूमन आई का एरिया, दैट इज पाई इनटू स्मॉल r स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं बात को। तो सबसे पहले पावर रेडिएटेड बाय द फिलामेंट, मैंने क्या उसे ब्लैक बॉडी माना था, तो E की वैल्यू 1 ले ली थी। सबसे पहले सिग्मा की वैल्यू पुट की, एरिया 64 mm स्क्वायर और टेम्परेचर रेज़ टू द पावर 4 पुट किया, तो ये वाली वैल्यू जो है वो मेरे पास 141.75 वोट आ रही है। और यहां से यदि मैं बात करूं तो वो 642 वोट से 645 वोट में गिवन है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, पावर एंट्री इनटू ह्यूमन आई, देखिए इंटेंसिटी इनटू पाई आर स्क्वायर, इंटेंसिटी की वैल्यू P नोट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर पुट किया, तो ये जो डाटा है ये सोल्व करने पर 3.18 इंटू 10 की पावर -8 आ रहा है। और यहां से देखें तो ये 3.18 इंटू 10 की पावर -8 इस वाले रेंज में आ रहा है, तो ऑप्शन बी जो है आपका वो करेक्ट ऑप्शन है। चलिए सी वाले की बात करते हैं। जो लैम्डा एम होता है मैक्सिमम इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग, मींस डिस्प्लेसमेंट लॉ से कैलकुलेट करें तो लैम्डा एम की वैल्यू बी बाई टी से कैलकुलेट करते हैं। ये डाटा सोल्व करने पर अपने पास 1160 नैनोमीटर आ रहा है, जो कि क्वेश्चन में 1160 नैनोमीटर ही दे रखा है, मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ वाला ये बोला गया कि यदि मैं एवरेज वेवलेंथ ले लूं 1740 नैनोमीटर, तो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स जो ह्यूमन आई में एंटर कर रहे हैं उनकी वैल्यू की बात करनी है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एंटरिंग इनटू ह्यूमन आई इज इक्वल टू, देखिए ये पावर जो है, मैं इसको बेसिक आइडिया डिस्कस कर लेता हूं कि जो इनपुट पावर है उसको मैं लिख रहा हूं dn बाई dt इंटू hc बाई लैम्डा। बोले तो पर सेकंड कितने फोटॉन्स इंटू एक फोटोन की एनर्जी, तो वो होगी पर सेकंड एनर्जी, दैट इज डिफाइंड एज पावर। इसको अपन ने पी इनपुट को इस टाइप से डिफाइन कर लिया, तो यहां से dn बाई dt, जिसको हमने यहां स्लाइड्स में स्मॉल n से डिनोट कर रखा है, तो स्मॉल n की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है दैट इज p लैम्डा बाई hc। वैल्यू पुट करने पर ये 2.78 इंटू 10 की पावर 11 आ रहा है, जो कि अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो इस रेंज में आना चाहिए, बिल्कुल सर इस रेंज में आ रहा है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये तीनों ही करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ये भी एक थोड़ा सा अलग हटके से क्वेश्चन है। समटाइम्स इट इज कन्वीनियंट टू कंस्ट्रक्ट ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट को कंस्ट्रक्ट करना सो दैट ऑल द क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ओनली वन फिजिकल क्वांटिटीज, कि सारी क्वांटिटीज को केवल एक फिजिकल क्वांटिटी की टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सके। इन वन सच सिस्टम डायमेंशंस ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज आर गिवन इन टर्म्स ऑफ एक्स के टर्म्स में गिवन है, जैसे पोजीशन, स्पीड, एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम, फोर्स, इन्हें सबको एक्स की पावर अल्फा, एक्स की पावर बीटा, एक्स की पावर पी, एक्स की पावर क्यू, एक्स की पावर आर से डिफाइन करना और ये बतलाना है कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है। बेसिक आइडिया की बात करें ना, तो सबसे पहले जैसे अल्फा प्लस पी इज इक्वल टू 2 बीटा है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में जो पावर है ना अल्फा प्लस पी, देखिए ये पावर में एक्स की, तो अपन एक्स की पावर अल्फा इंटू एक्स की पावर पी कर देते हैं, एंड दैट कम्स एज एक्स की पावर अल्फा प्लस पी। और एक्स की पावर अल्फा प्लस पी यहां से देखोगे तो एक्स की पावर अल्फा है पोजीशन, और एक्स की पावर पी जो है वो है मेरे पास एक्सेलरेशन, दैट इज LT -2। तो ये डाटा मेरे पास आया LT -1 की पावर -2, इसकी -1 की पावर 2, और ये जो है ये स्पीड मतलब x पावर बीटा की पावर 2 के इक्वल है, जो कि x की पावर 2 बीटा आ गया। तो यहां से यदि मैं कंपेयर करूं तो इधर तो है x की पावर अल्फा प्लस पी और इधर है x की पावर 2 बीटा, तो अल्फा प्लस पी जो आएगा वो मेरे पास 2 बीटा के इक्वल निकल के आएगा। मतलब इससे बात करें तो जो ऑप्शन ए जो आ रहा है वो करेक्ट आ रहा है, पहला पार्ट। हमें ऐसे ही सोल्व करना है, तो चलिए
बढ़ते हैं, यहां से शुरू करें 1 by 1। फर्स्ट ऑप्शन अल्फा प्लस पी से, तो फर्स्ट इधर पावर कंपेयर किया, ये सही आ गया। सेकंड एक्स की पावर पी प्लस क्यू माइनस आर, तो इसको ऐसे लिखेंगे एक्स की पावर पी, एक्स की पावर क्यू दैट इज लीनियर मोमेंटम, और एक्स की पावर आर दैट इज फोर्स। वैल्यू पुट की है, एल टी माइनस 1 आया जो कि एक्स की पावर बीटा के इक्वल है। इसका मतलब आपका पी प्लस क्यू माइनस आर जो है वो बीटा के इक्वल आएगा। तीसरा एक्स पावर पी माइनस क्यू प्लस आर, तो एक्स पावर पी जो है वो तो एक्सेलरेशन है, एक्स पावर क्यू जो है वो अपने पास फोर्स है, और एक्स पावर आर जो है वो अपने पास, सॉरी एक्स पावर क्यू जो है वो मेरे पास लीनियर मोमेंटम है, तो ये एम एल टी माइनस 1, और एक्स पावर आर जो है फोर्स है। देखिए पावर जो है वो कुछ ऐसे पी माइनस क्यू प्लस आर, तो पी वाली क्वांटिटी न्यूमरेटर में, क्यू वाली क्वांटिटी डिनोमिनेटर में, और आर वाली क्वांटिटी जो होगी न्यूमरेटर में होगी, जो कि एल टी माइनस 3 आ रहा है जो एक्स पावर अल्फा के इक्वल नहीं है, मतलब ये इनकरेक्ट है। और इसी टाइप से जो नेक्स्ट ऑप्शन डी है वो एक्स पावर पी प्लस क्यू प्लस आर है, तो सारे न्यूमरेटर में रहेंगे, और यहां से देखने पर ये वाली वैल्यू m2l3t-5 आ रही है जो कि एक्स का और बीटा के इक्वल नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो ऑप्शन ए और बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10 में क्या बोला जा रहा है, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E is equals to -403 y कैप न्यूटन पर कूलम इज अप्लाइड। देखिए आजकल ये नया ट्रेंड चल रहा है ना, आई कैप जे कैप के कैप को एक्स कैप वाई कैप और जेड कैप से डिनोट किया जा रहा है कि दैट ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज इक्वल्स टू -400√3 y कैप न्यूटन पर कूलम इज अप्लाइड इन अ रीजन। A charged particle of mass small m carrying positive charge q is projected in this region with an initial speed of this. This particle is aimed to hit a target capital T, which is 5 meters away from the entry point into the field as shown schematically. The figure, take q by m is equals to 10 raised to the power 10 coulomb per kg then. देखिए मुद्दा यह है कि यहां पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके लिए मैंने किसी चार्ज पार्टिकल को किसी पर्टिकुलर स्पीड के साथ, जो कि कितनी है 2√10 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड से इस फील्ड में प्रोजेक्ट किया, एंड इट हैज टू हिट दिस टारगेट टी। ओके, और मेरे को इसके लिए ये बतलाना है कि कितने एंगल पर प्रोजेक्ट करूं, कितने टाइम जो होगा वो टाइम टेकन क्या होगा। तो यदि पार्टिकल इसे हिट करता है तो ये जो डिस्टेंस होगी दिस विल बी द रेंज। अब यदि डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो मोशन अंडर ग्रेविटी के लायक होगा, जहां रिटार्डेशन की वैल्यू जो होगी वो कैलकुलेट हो जाएगी QE/m से। टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो u2u sin थीटा अपॉन a से कैलकुलेट होगा। रेंज जो है वो u² sin 2 थीटा अपॉन a से कैलकुलेट होगी। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले a की वैल्यू निकालेंगे, यहां पुट करेंगे, यहां से sin 2 थीटा आएगा जिससे थीटा निकालेंगे, और थीटा की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, देन वी कैन गेट द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बेसिक आइडिया डिस्कस हुआ। चलिए अब क्वेश्चन में कैलकुलेशन वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू तो QE/m, अगले ने Q/m की वैल्यू 10 की पावर 10 दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट की तो एक्सेलरेशन आ गया 4√3 × 10 raised to the power 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्पीड गिवन है 2√10 10 की पावर 6, रेंज है 5 मीटर की, वैल्यू पुट करते हैं। फ्रॉम हियर sin 2 थीटा कम्स एज √3/2। इफ sin 2 थीटा इज √3/2 तो ये दो एंगल्स के करस्पॉन्डिंग होगा, एक तो 60 डिग्री के करस्पॉन्डिंग होगा और एक 120 डिग्री के करस्पॉन्डिंग होगा। जिसके अकॉर्डिंग थीटा की बात करें तो दो वैल्यूज आएंगी, एक तो 30 डिग्री आएगी और एक 60 डिग्री आएगी। तो आप या तो 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट करते हैं या 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट करते हैं, तो एक तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। टाइम टेकन के बारे में बात की गई है, तो टाइम टेकन 2 दिए हुए हैं सी में और डी में 1 दिया हुआ है, तो कैलकुलेट करके देखेंगे 2u sin 30 अपॉन a से और 2u sin 60 अपॉन a से, तो दोनों ही जो टाइम पीरियड है वो कैलकुलेट होकर आ रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग यदि बात की जाए तो सी वाला जो ऑप्शन है दैट्स ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन। तो उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन के लिए बी और सी जो दोनों आंसर है वो करेक्ट आंसर्स होंगे। चलिए तो नेक्स्ट अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि सॉन इन द फिगर इज ए सर्कुलर मेटेलिक स्ट्रिप, कि एक सर्कुलर मेटेलिक स्ट्रिप है दैट हैज थिकनेस t, इसकी ये जो थिकनेस है ये t है, रेजिस्टिविटी ρ है, इनर रेडियस जो है वो r1 है और आउटर रेडियस जो है वो यहां तक की, दिस इज द इनर रेडियस एंड दिस इज द आउटर रेडियस। इनर रेडियस r1 है, आउटर रेडियस r2 है,
और एक वोल्टेज वी नोट जो है उसके दोनों एंड्स के बीच में अप्लाई किया है। एक करंट आई फ्लोज इन इट, इसमें से करंट फ्लो करता है। इन एडिशन it is observed that a transverse voltage delta V develops between its outer and inner surfaces। कि ऐसा मिला कि ये V नॉट अप्लाई करने पर करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो की वजह से इनर और आउटर सरफेस के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया ड्यू टू प्योरली काइनेटिक इफेक्ट ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, एनी मैग्नेटिक इफेक्ट जो है करंट की वजह से उसे इग्नोर करना है। और ठीक है, स्केमेटिक्स के अकॉर्डिंग ड्रोन है, स्केल के अकॉर्डिंग ड्रोन नहीं है, कोई बात नहीं। हमें इसमें 2-3 चीजें बतलानी है। एक तो कि करंट फ्लो होने वाली कितनी होगी, पहला। दूसरा, इनर और आउटर में से कौन सा हायर पोटेंशियल पर होगा। और तीसरा, इनर और आउटर के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है या नहीं है। चलिए, तो मैंने कहा सबसे पहले तो यहां से यहां जब करंट फ्लो होगी तो ये जो सारे हिस्से हैं, यदि मैं बहुत सेमी सर्कुलर रिंग्स मानूं बहुत सारी, और वो सारी की सारी रिंग्स को इंक्रीजिंग रेडियस जिनमें मिनिमम रेडियस है R1 और मैक्सिमम रेडियस है R2 इस टाइप से प्लेस कर देता हूं, तो मेरे पास एक डिस्क का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक बात है। अब मुझे ये बतलाना है कि इनमें से करंट फ्लो कितना हो रहा है, कौन सा हायर पोटेंशियल पर है, कौन सा लोअर पोटेंशियल पर है। तो सबसे पहले तो करंट फ्लो कैलकुलेट करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस रखना होगा। रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, थिकनेस T है, मैंने कहा ये dx है, तो एरिया जिसमें करंट एंटर कर रहा होगा वो Tdx, और लेंथ यहां से यहां तक की πx, तो इसका रेजिस्टेंस dr जो होगा दैट इज रो L अपॉन A। सारे के सारे ये जो सेमी सर्कुलर रिंग्स हैं वो पैरेलल में होंगी, तो R इक्वलेंट विल बी 1 अपॉन R इक्वलेंट विल बी इंटीग्रेशन 1 अपॉन dr, इंटीग्रेशन 1 अपॉन dr दैट इज T अपॉन रो पाई लॉग, इंटीग्रेट करेंगे R1 से R2 तक, तो R2 बाई R1। तो यहां से यदि मैं करंट कैलकुलेट करूं तो करंट की वैल्यू आएगी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन द रेजिस्टेंस, तो वैल्यू मेरे पास V नॉट T लॉग R2 बाई R1 डिवाइडेड बाई पाई रो आ गया। तो पहला तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। दूसरा, इनर और आउटर में से कौन सा हायर पोटेंशियल पर है। देखिए, मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन पर किसी टाइम यहां बात करते हैं, तो इस पर इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा mv²/x, और इधर जो फोर्स होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से बैलेंस होगा, मतलब QE से बैलेंस होगा। QE से बैलेंस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इधर है, मतलब फील्ड इस डायरेक्शन में, मतलब फील्ड जो है वो इनर सरफेस से आउटर की तरफ डायरेक्टेड है, इनर की तरफ से आउटर की तरफ डायरेक्टेड है, इनर से, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, तो ये हायर पोटेंशियल पर होगा और ये लोअर पोटेंशियल पर होगा। फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। अब उसके बाद की पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, देखिए हमने क्या पुट करा कि QE इज इक्वल टू mv²/r। अब V जो है जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो V² के प्रोपोर्शनल है, और ड्रिफ्ट स्पीड जो होती है वो करंट स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो एक तो आउटर सरफेस जो है वो लोअर पोटेंशियल पर है, शील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज होगा, तो आउटर सरफेस लोअर पोटेंशियल पर है इनर के कंपैरिजन में, और दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो उसके अकॉर्डिंग A, C और D तीनों ऑप्शंस करेक्ट है। हमने एक बार डिटेल में सॉल्यूशन और दे रखा है, इफ नेसेसरी देन आप लोग के सॉल्यूशन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या बोला गया। As shown schematically in the figure, two vessel contains water solutions. Okay. At temperature T, दोनों का टेम्परेचर सेम है, of potassium permanganate of different concentration, मतलब एक में concentration N1 है, एक में N2 है, और N1 greater than N2 है। Molecules per unit volume with delta N की potential जो molecules का जो difference है, number of molecules, concentration difference, that is very very less than N1 है। When they are connected by a small tube of small length L, cross section area S, KMnO4 starts to diffuse from left to the right vessel. KMnO4 इधर से इधर जाना शुरू होता है।
Consider the collection of molecules to behave as dilute ideal gas, the difference in their partial pressure in the two vessels causing the diffusion. Okay, हो क्यों रहा है? उनके मॉलिक्यूल्स का नंबर जो है उसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज हो रहे हैं. ओके, द स्पीड v ऑफ द मॉलिक्यूल इज लिमिटेड बाय द विस्कस फोर्स. विस्कस फोर्स की वजह से स्पीड जो है वो लिमिटेड हो रही है. बीटा जो है वो कांस्टेंट है. नेग्लेक्ट ऑल टर्म्स ऑफ ऑर्डर ऑफ डेल्टा एन स्क्वायर की सारी टर्म्स को नेग्लेक्ट करना है. इनमें से कौन से ऑप्शंस जो है वो करेक्ट है ये अपने को बतलाना है. तो मैंने कहा सबसे पहले तो देखिए दोनों वेसल्स में प्रेशर डिफरेंस है. किसकी वजह से है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से. तो मैंने PV इज इक्वल टू nRT वाला फॉर्मूला लगाया और P बाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन V, इसे स्मॉल n कहा गया है क्वेश्चन में. तो दोनों साइड का प्रेशर डिफरेंस N1RT, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिया है तो मोल्स वाले को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे तो बाई Na माइनस N2RT डिवाइडेड बाई Na. तो यहां से डिस्कस करने पर जो प्रेशर डिफरेंस आ रहा है R बाई Na, दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. तो प्रेशर डिफरेंस जो दोनों के बीच में आ रहा है दैट इज कमिंग एज डेल्टा N इंटू KB इंटू T. अब ये किसकी वजह से लिमिट हो रहा है? विस्कस फोर्स की वजह से. तो प्रेशर डिफरेंस जो है वो है डेल्टा N. KBT इंटू में एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया ट्यूब के, तो दैट इज द फोर्स. और इसे बैलेंस करना है किसकी वजह से? विस्कस फोर्स की वजह से. तो विस्कस फोर्स वाले में बात करें तो यदि इधर कंसंट्रेशन N1 है और ये जो ट्यूब ली है ना आपने, इस ट्यूब का क्रॉस सेक्शन एरिया S है, इसकी लेंथ जो है वो L है, तो यहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे दैट इज कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम इनटू में उसे हमें मल्टीप्लाई करना है किससे? बीटा V से. तो ये यहां से लिमिट हो रहा है, मतलब विस्कस फोर्स और प्रेशर डिफरेंस वाला जो है. और इसकी वजह से हम ये कहें कि मॉलिक्यूल्स जो है वो इस स्पीड से मूव कर रही है. ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट टाइम में जो जाएंगे वो क्या जाएंगे? कंसंट्रेशन इनटू में VT इनटू में एरिया S. भाई T टाइम में यदि स्पीड V देते हैं तो T टाइम में डिस्टेंस मूविंग कितनी होगी? VT. एरिया से मल्टीप्लाई किया वॉल्यूम इनटू में कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई किया. ये जो डाटा अपने पास है ये निकल के आ रहा है कुछ ऐसा. अब देखिए टाइम के साथ ये जो डाटा है डेल्टा N वाला ये डिक्रीज होगा, और ये डिक्रीज होगा तो जो ट्रांसफर मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर रेट है दैट विल आल्सो चेंज. बेसिक आइडिया की बात करें, दोनों साइड में प्रेशर डिफरेंस है, कंसंट्रेशन की वजह से प्रेशर डिफरेंस निकाला. फिर हमने कहा कि ये विस्कस फोर्स से बैलेंस हो रहा है, तो हमने इसे विस्कस फोर्स से बैलेंस कर दिया. दोनों साइड में प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया, दूसरे साइड में मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन इनटू में बीटा V, और यहां से स्पीड आ गई कि मॉलिक्यूल्स जो है वो किस स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं. ठीक है, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूनिट टाइम में कितना मूव हुए? कंसंट्रेशन इनटू में डिस्टेंस इनटू में S. यहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट टाइम में जो मूव हो रहे हैं. और देखिए ये जो डाटा है ये डेल्टा N के प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो डेल्टा N टाइम के साथ कंसंट्रेशन डिक्रीज ही होगा, तो मॉलिक्यूल ट्रांसफर रेट जो होगा वो भी डिक्रीज ही होगी. और उसके अकॉर्डिंग अपने जो एक तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट आएगा, एक सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट आएगा, और एक थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आएगा. फोर्थ वाले में ये बोला गया है कि मॉलिक्यूल ट्रांसफर रेट जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, इट विल डिक्रीज विथ टाइम. चलिए आगे बढ़ते हैं. 12 के बाद अगला जो है ये एक मतलब सेक्शन थर्ड जो है वो इंटीजर टाइप सेक्शन है. इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेशन बोलिए इंटीजर के बजाय. 6 क्वेश्चन है, +3 है, और नेगेटिव पे रॉन्ग आंसर पे कुछ था नहीं, 0 ही था. चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो बढ़िया क्वेश्चन है. 13 में बोला गया है कि पुट ए यूनिफॉर्म मीटर स्केल हॉरिजॉन्टली ऑन योर एक्सटेंडेड इंडेक्स फिंगर्स with the left one at 0.00 centimeter and right one at 90 centimeter. When you attempt to move the finger slowly towards the center, initially only the left finger slips with respect to the scale and right finger does not. देखिए जब आप इसे रखेंगे, जैसे मैं ये पेन रख रहा हूं, तो शुरू में केवल लेफ्ट फिंगर मूव करती है, राइट फिंगर मूव नहीं करती. उसके बाद लेफ्ट वाली रुक जाएगी, राइट वाली मूव करेगी, उसके बाद राइट वाली रुक जाएगी, फिर लेफ्ट वाली का मोशन शुरू होगा.
तो क्वेश्चन में ऐसे ही बोला गया कि व्हेन यू अटेम्प्ट टू मूव बोथ द फिंगर्स स्लोली टुवर्ड्स द सेंटर, इनिशियली ओनली लेफ्ट फिंगर स्लिप्स विद रिस्पेक्ट टू द स्केल, राइट फिंगर डज नॉट. आफ्टर सम डिस्टेंस द लेफ्ट फिंगर स्टॉप्स एंड द राइट वन स्टार्ट्स स्लिपिंग. Then the right finger stops at distance xr from the center. The left one starts slipping again. This happens because of difference in frictional forces acting onto the fingers और static और dynamic frictions के coefficient दिए हुए, value of xr चाहिए. पहले बेसिक आइडिया डिस्कस करते हैं, फिर न्यूमेरिकल चलते हैं क्वेश्चन में. ये सिचुएशन है, एक 0 पर है, एक 90 पर है, आप इसे मूव कर रहे हैं और ये किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे आके रुक गई. तो जिस लोकेशन पे ये आके रुकी है उस लोकेशन पे हमें लिखना होगा म्यू के इंटू n1 इज इक्वल टू म्यू एस इंटू n2. ये मूविंग के केस में और इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन को टच कर जाएगी. उसके ठीक बाद ये फिंगर का मोशन शुरू होगा और ये किसी पॉइंट पर आकर रुकेगी. तो उस वाले पॉइंट पर, अब ये देखिए ये स्टैटिक है, तो उस सिचुएशन में सेटिस्फाई होगा म्यू एस इंटू n1 इज इक्वल टू म्यू के इंटू में n2. ये हमारा बेसिक आइडिया है. चलिए तो शुरू करते हैं बात को. सबसे पहले इनिशियली n1 यहां है, n2 यहां है, n1 n2 की वैल्यू निकाली. तो n1 सोल्व किया, n2 सोल्व किया, तो 4 mg आएगा, एक तो 5 Ag/9 आएगा. अपन ने टॉर्क लगा के सोल्व किया यहां से कि 50 इंटू में n1 इज इक्वल टू 40 इंटू में n2 और n1 प्लस n2 जो है वो mg के इक्वल है. एक तो टॉर्क बैलेंस, एक फोर्स बैलेंस. तो देखा कि शुरू में म्यू एस n2 जो है वो म्यू एस n1 से ज्यादा आ रहा है, तो लेफ्ट फिंगर स्टार्ट करेगी. अब किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे आके लेफ्ट फिंगर जो है वो रुक गई. राइट वाली तो देखिए अभी भी सेंटर से 40 सेंटीमीटर पर ही है. तो मैंने कहा मान लो यहां से x डिस्टेंस मूव हुई, तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी 50 माइनस एक्स. तो मैंने टॉर्क की इक्वेशन लगाई, एक तो n1 इंटू 50 माइनस एक्स और एक n2 इंटू 40 और एक n1 प्लस n2 इज इक्वल टू mg. तो यहां से सोल्व करने पर n1 की वैल्यू ये आ रही है और n2 की वैल्यू ये आ रही है. तो मुझे क्या पुट करना है, म्यू के n1 इज इक्वल टू म्यू एस m2. सोल्व करने पर x की वैल्यू 18 सेंटीमीटर आ गई. मतलब फर्स्ट टाइम में ये जो लेफ्ट वाला फिंगर है ये 18 सेंटीमीटर चल के रुक जाएगा. उसके बाद क्या होगा, जब राइट फिंगर का मूवमेंट स्टार्ट होके स्टॉप होता है, तो मान लो सेंटर से उसकी डिस्टेंस जो है वो xr है. अब देखिए सबसे पहले आपने इसे 18 चलाया तो इसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी है 32 और ये xr डिस्टेंस पे आके रुका. यदि ये xr पे आके रुका तो n1 इंटू 32 इज इक्वल टू xr इंटू में n2 और एक n1 प्लस n2 इज इक्वल टू mg. यहां से मैंने n1 और n2 की वैल्यू निकाली और अब मुझे पुट क्या करना है, मुझे पुट करना है म्यू एस इंटू n1 इज इक्वल टू म्यू के इंटू n2. सोल्व करने पर xr जो आ रहा है वो 25.6 सेंटीमीटर आ रहा है. मतलब फिंगर जो है वो राइट वाला फिंगर सेंटर से 25.6 सेंटीमीटर पे आके रुक रहा है. चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को. क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 में बात करें. 14 है when water is filled carefully in a glass, one can fill it to a height h above the rim of the glass. मतलब रिम से भी h हाइट ऊपर तक उसे फिल किया जा सकता है और उसका रीजन है सरफेस टेंशन. To calculate h just before water starts flowing, मतलब वो लिमिटिंग केस कि उसके बाद वो फ्लो करना शुरू कर देगा. Model the shape of the water above the rim as a disk of thickness h having semicircular edges as shown schematically in the figure. कि इसके लिए डायग्राम हमने दिखाया है कि इसे इसके ऊपर एक डिस्क अज्यूम किया जा सकता है. When the pressure at the bottom of water of this disk exceed what can be withstood due to surface tension. मतलब जब प्रेशर सरफेस टेंशन की वजह से जो लिमिटिंग केस है उसे क्रॉस कर देता है तो वाटर का ओवरफ्लो स्टार्ट हो जाता है. सरफेस टेंशन, द वाटर सरफेस ब्रेक्स नियर द रिम एंड वाटर स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम देयर. सरफेस टेंशन दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा है और एच की वैल्यू mm में पूछी. तो हमने कहा बेसिक आइडिया क्या है, बोला फिल करते जाओ करते जाओ करते जाओ. कब वाटर ओवरफ्लो स्टार्ट होगा, जैसे ही ये प्रेशर यहां पर सरफेस टेंशन की लिमिटिंग वैल्यू को क्रॉस कर देगा. तो हमने कहा देखो एक तो सिलेंड्रिकल सरफेस है जिसका प्रेशर डिफरेंस एक्सेस प्रेशर T/R से दिया जाएगा और यदि हाइट h से देंगे तो वो ρgh से दिया जाएगा. और जैसे ही ρgh की वैल्यू T/R से एक्सीड करेगी वाटर विल स्टार्ट ओवरफ्लो. तो
हम यहां से यदि बात करें तो हमने वही पी नोट मैंने कैंसिल आउट कर दिया, दोनों तरफ से प्रेशर बैलेंस किया है, हाइट एच की वैल्यू अपने पास आ गई। अब देखिए उसमें एक और कंडीशन थी ना कि ये एच है और ये 2r भी है, तो h इज टू 2r, तो r के प्लेस पर मैं h/2 पुट कर रहा हूं। तो r के प्लेस पर जैसे ही h/2 पुट किया, h की वैल्यू आ गई। कैलकुलेशन के ड्यूरेशन में ये मेरे पास 3.74 mm कैलकुलेट होकर आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 15 में बोला गया है वन एंड ऑफ ए स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल अनस्ट्रेच्ड लेंथ। स्प्रिंग की लेंथ जो है अनस्ट्रेच्ड लेंथ जो है वो नेग्लिजिबल, नेग्लेक्ट करनी है एल के कंपैरिजन में। एंड स्प्रिंग कांस्टेंट के इज फिक्स्ड एट द ओरिजिन। ओके, एंड स्प्रिंग कांस्टेंट के, और ये जो स्प्रिंग है ये ओरिजिन पर फिक्स्ड है। A point particle of mass small m carrying a positive charge q is attached to its other end। यहां पर हमने एक पॉइंट चार्ज को अटैच कर दिया है। The entire system is kept on a smooth horizontal surface। इस कंप्लीट सिस्टम को स्मूथ होरिजोनटल सरफेस पर रखा गया है। When a point dipole p pointing towards the charge q is fixed at the origin, the spring stretched to the length n attains a new equilibrium position। If the point mass is now displaced slightly, equilibrium position releases in find to oscillate at frequency this, the value of del is। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहां पर हमने एक डाइपोल रखा, तो ये पॉइंट चार्ज यहां से L डिस्टेंस पर इक्विलिब्रियम में है, और स्प्रिंग का एक एंड यहां फिक्स है, यहां पर एक डाइपोल रख दिया, तो पॉइंट चार्ज जो है वो L डिस्टेंस तक जाके मूव करके और इक्विलिब्रियम में, यदि हम इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं तो इट इज फाउंड टू परफॉर्मिंग SHM। पहले बेसिक आइडिया की बात करते हैं कि शुरू में इस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फोर्स और K इंटू एल को बैलेंस करना है। फिर लेंथ को जैसे ही तुमने थोड़ा सा डेल्टा एल से एक्सटेंड किया, इलेक्ट्रिक फोर्स चेंज होगा और Q के एल प्लस डेल्टा एल भी चेंज होगा। वहां से नेट फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है रिजल्टेंट की, उसे MA के इक्वल पुट करेंगे और एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे SHM की। तो देखिए सबसे पहले तो स्प्रिंग जब अनस्ट्रेच्ड लेंथ में है, जब L लेंथ में है, नेग्लिजिबल अनस्ट्रेच्ड है, तो L लेंथ में है तो स्ट्रेचिंग लेंथ L हो जाएगी, तो स्प्रिंग फोर्स तो आ गया KL, और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो होता है K 2p/r³ इनटू में चार्ज Q, जिसमें मैंने 2 को बाहर रखा है, K की वैल्यू 1/4πε0। K की वैल्यू आ गई कुछ, थोड़े से डिस्प्लेसमेंट के बाद इलेक्ट्रिक फोर्स चेंज होके ऊपर 2 था नीचे 4 था, तो 2 लिख दिया। सेपरेशन L प्लस डेल्टा एल हुआ, तो दिस इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी दिस एंड स्प्रिंग फोर्स विल बी दिस। फ्रॉम हियर हमने वैल्यू पुट कर दी किसकी, PQ/2πε0 की, दैट इज K इंटू एल की पावर 4। देखिए ये वैल्यू यहां पुट कर दी, बाकी सारा डाटा जो है वो पुराने वाला पड़ा हुआ है। इसको सोल्व करने पर ये जो डाटा मेरे पास आ रहा है MA, वो आ रहा है -4K इंटू में डेल्टा एल। MA की वैल्यू -4K डेल्टा एल आ रही है, तो एक्सेलरेशन आ गया -4K/m इंटू डेल्टा एल, जिसे हम कंपेयर करते हैं -ω² डेल्टा एल से, तो ओमेगा की वैल्यू मेरे पास √4K/m आ रही है। ओमेगा यदि ये आया तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो होती है वो ω/2π होती है। जैसे ही वैल्यू पुट की, दिस कम्स एज 1/π/√K/m। जैसे कंपेयर करना है किससे, 1/del√K/m से, तो डेल की वैल्यू जो आ रही है वो पाई के इक्वल आ रही है, और पाई की वैल्यू जो होती है दैट इज 3.14। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है दैट इज 3.14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 16, कंसीडर 1 मोल ऑफ हीलियम गैस enclosed in a container at initial pressure P1, volume V1। It expands isothermally to volume 4V1। ये isothermally volume 4V1 तक extend होती है। After this, the gas expands adiabatically and its volume becomes 32V1। इसके बाद इसका expansion adiabatic है और वॉल्यूम 32V1 होता है। ओके, मतलब शुरू में इनिशियल वॉल्यूम V1 से 4V1 तक आइसोथर्मली लेके जाना है, फिर 4V1 से 32V1 तक एडियाबेटिकली लेकर जाना है। ठीक है। वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक एक्सपेक्शन प्रोसेसेस आर WISO एंड WAD। कि इन प्रोसेसेस में वर्क डन जो है वो WISO WAD है। रेशियो बतलाना है WISO बाय WAD का, जो कि F log 2 आ रहा है, F की वैल्यू बतलानी है। तो मैंने कहा सबसे पहले बेसिक आइडिया की बात करते हैं। बेसिक आइडिया क्या है?
देखो बेटा कि गैस पहले आइसोथर्मली एक्सपेंड हो रही, फिर एडियाबेटिकली एक्सपेंड हो रही है। ये 4v1 है, ये 32v1 है। मुझे वर्क डन निकालना है। वर्क डन निकालने के लिए शुरू में मान लो इनिशियल प्रेशर P है, इनिशियल वॉल्यूम V है, तो V, P हो गया कोऑर्डिनेट। तो शुरू में तो आइसोथर्मल का वर्क डन मैं कैलकुलेट करूंगा तो nRT log V फाइनल बाय V इनिशियल, और nRT को रख सकते हैं PV log V final upon V initial. So this is PV log 4. That can be written as 2 PV log 4. ठीक है भाई। अब देखिए यहां की बात करेंगे तो यहां वॉल्यूम 4v1 है तो प्रेशर P1 by 4 होगा। 4v1 प्रेशर P1 by 4, P by 4 कह दो चाहिए। यहां पर वॉल्यूम 32v1 है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। यदि मैं यहां प्रेशर कैलकुलेट कर दूं तो एडियाबैटिक का वर्क डन जो होता है वो P इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल अपॉन गामा -1 होता है। हीलियम बोल रखा है मोनोएटॉमिक, गामा की वैल्यू 5/3। तो एडियाबैटिक का जो वर्क डन है वो मेरे पास P1 by 4 इंटू 4v1 माइनस में 32v1 P फाइनल अपॉन 5/3 -1। मतलब इस क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज मिसिंग है, दैट इज P फाइनल। यदि P फाइनल कैलकुलेट हो गया तो ये डाटा कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमने कहा इसके लिए इक्वेशन P V की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट वाली लगाई और P फाइनल की वैल्यू जो आ रही है वो P1 by 128 निकल कर आ रही है। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये वाला डाटा जो है वो मेरे पास 9/8 nRT1 बोल दो चाहे 9/8 PV बोल दो, ये डाटा जो है ये 2 PV log 2 के इक्वल आ रहा है। जैसे ही आप दोनों का रेशियो कैलकुलेट करेंगे दिस कम्स एज 2 log 2 अपॉन 9/8, मतलब ये 16/9 आ रहा है। और इसे हमें कंपेयर करना था F log 2 से, तो F की वैल्यू जो है वो 16/9 के इक्वल आएगी और वी कैन से इट इज 1.78। चलिए 16 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की बात करते हैं। 17 में बोला गया है कि स्टेशनरी ट्यूनिंग फॉर्क इज इन रेजोनेंस विद एन एयर कॉलम इन ए पाइप। ओके, इफ द ट्यूनिंग फॉर्क इज मूव्ड विद ए स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, ट्यूनिंग फॉर्क को 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इन फ्रंट ऑफ ओपन एंड ऑफ द पाइप के सामने मूव किया, the length of the pipe should be changed for the resonance to occur with the moving tuning fork. If the speed of sound is 320 meter per second, then the smallest value of percentage is required to length of the pipe is। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक ट्यूनिंग फॉर्क है, ट्यूब के सामने रखा, इसे मैं किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा हूं तो इसकी लेंथ में कितना परसेंटेज कम से कम चेंज किया जाए ताकि रेजोनेंस की कंडीशन ओकर हो। तो हमने कहा देखिए इस केस में यदि क्लोज ट्यूब है तो उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो होती है वो 2n + 1 V/4L होती है। डॉपलर इफेक्ट के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो डॉपलर इफेक्ट में यदि सोर्स मूविंग होता है तो V साउंड डिवाइडेड बाय V साउंड ± V सोर्स इनटू में F0, दिस इज द एपरेंट फ्रीक्वेंसी। और उसे डिफरेंशिएट करें तो ये जो डाटा मेरे पास निकल के आ रहा है DF, मतलब चेंज, फ्रीक्वेंसी में चेंज वाले डाटा की बात करें तो ये जो चेंज वाला डाटा मेरे पास निकल के आ रहा है इसको अपन कि भाई ये वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा नीचे वाले में, तो डेल्टा F अपॉन F इज इक्वल टू V सोर्स अपॉन V साउंड। ये फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाएगा और V सोर्स की वैल्यू है 2, V साउंड की वैल्यू है 320, तो ये डाटा जो आ रहा है वो मेरे पास 1/160 निकल के आ रहा है। ये डेल्टा F/F है। अच्छा यहां से यदि आप सोचोगे डिफरेंशिएट करके भी ठीक है, वैसे सीधा फॉर्मूला लगाओ तो DF/F की वैल्यू जो है वो -DL/L के इक्वल अपने पास निकल के आएगी। मतलब DF/F जो है वो -DL/L के इक्वल है। तो परसेंटेज चेंज दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई, ये डाटा जो है दिस इज 1/160 और इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से, दैट इज 5/8 बोले तो दिस वैल्यू इज 0.625। मतलब अप्रोक्सीमेटली लेंथ में मेरे को 0.62% का चेंज इसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो है कि सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल R कैरीज सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक सर्कुलर डिस्क है, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा नोट 1 - स्मॉल r बाई कैपिटल R है। जब सिग्मा नोट कांस्टेंट है, स्मॉल r डिस्क के सेंटर से डिस्टेंस है,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए लार्ज स्पेरिकल सरफेस इनक्लोजेस द चार्ज डिस्क कंप्लीटली इज फाई नॉट। मतलब एक तो ऐसा सरफेस है, एक स्फीयर है जो इसको कंप्लीटली इनक्लोज कर रहा है, उससे फ्लक्स की वैल्यू फाई नॉट है। और अनदर स्पेरिकल सरफेस जिसकी रेडियस r/4 है, उससे फ्लक्स की वैल्यू फाई है और मुझे फाई नॉट अपॉन फाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बोले सर फाई नॉट अपॉन फाई की वैल्यू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट होती है, तो एक तो कंप्लीट डिस्क का चार्ज कैलकुलेट कर लो, एक r/4 तक की डिस्क का चार्ज कैलकुलेट कर लो, यू विल गेट योर रेशियोज ऑफ फ्लक्स। चलिए, तो सिग्मा की वैल्यू हमें गिवन है। मैंने कहा कैलकुलेट करने के लिए, जैसे ये डिस्क है, मैंने सबसे पहले एक छोटी सी रिंग एज्यूम की जिसकी रेडियस r है, थिकनेस dr है, तो रिंग का एरिया जो होगा वो 2πr dr होगा। तो रिंग में इनक्लोज्ड चार्ज जो होगा वो होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू में रिंग का एरिया, दैट इज 2πr dr। इसे मैं एक बार तो इंटीग्रेट करूंगा कैपिटल R तक, कैपिटल R तक इंटीग्रेट करने पर आ रहा है ये, और एक बार इंटीग्रेट करूंगा क्योंकि जो दूसरा स्फीयर है वो r/4 तक की डिस्क को ही रख रहा है, तो दूसरी बार इंटीग्रेट करूंगा r/4 तक, और r/4 तक इंटीग्रेट करने पर ये वाला डाटा जो है वो कुछ इस टाइप से आ रहा है। ये साथ में अपने कुछ 32 डिवाइडेड बाई 32 तो कॉमन ले लेते हैं, दिस वैल्यू इज 2 into 3, दिस इज 5/6 एंड r² इज मिसिंग हियर। तो क्यू इनक्लोज जो सरफेस से आ रहा है उसमें साथ में एक r² वाला टर्म और है, तो एक तो आ गया 2π सिग्मा नोट r²/6 और एक आ गया 2π सिग्मा नोट 5r²/32 इंटू में 6। जैसे रेशियो कैलकुलेट करेंगे, देखिए साफ साफ है कि इनका रेशियो 32/5 आएगा, दैट विल बी 6.4। तो अकॉर्डिंग टू दैट इस क्वेश्चन का आंसर जो आ रहा है दैट इज 6.4। तो ओके डियर, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।